से कमजोर हो, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अपन। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। बट होमवर्क में था ना, S2 था, रेस था और एडिशनल। तो सीट से कर लेते हैं स्टार्ट। S2 देख लेते हैं पहले, ताकि सीट खत्म हो जाए कम से कम, रेस तो दायबा हो जाएगा। तो बच्चों देख लेते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सीट से एक्सरसाइज S2। जो भी इसमें पूछना है आप बताओ नंबर। सीट में S2 एक्सरसाइज में 14 नंबर। ओके, 4 और 14, 4 नंबर, 14 नंबर, 8, 18 बोला है। ओके, 4, 14 और 18, 8 भी है। ओके, 4 हो गए। कुछ और इसमें आ जाओ आ जाओ। S2 थोड़ा ठीक था, मतलब इसका बाकी चैप्टर के कंपैरेटिवली ठीक ठाक क्वेश्चन है इसमें। तो S2 का 4th। ओके, देखो बेटा, पैरेलल रिएक्शन में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नेट निकालने का फॉर्मूला है, मैं बताता हूँ आता कैसे है। और ये बेटा याद भी रखना है आपको, इन्फॉर्मेशन की तरह याद भी रखना। जैसे सपोज करो एक पैरेलल रिएक्शन है, 4 नंबर बता रहा हूं मैं पहले। एक पैरेलल रिएक्शन है, ए से बन रहा है बी और ए से बन रहा है सी। इसका रेट कांस्टेंट है K1, इसका रेट कांस्टेंट है K2। ठीक है, और तुमसे कह रहा है कि नेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर दिस कंबाइंड रिएक्शन। और बेटा इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है EA1, इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है EA2। तो इसमें करना क्या होता है, के नेट, नेट रेट कांस्टेंट क्या आता है, K1 प्लस K2। ठीक है, और के नेट क्या हो जाएगा, मैं अगर देखूं E और E के टर्म में, तो ए नेट e की पावर ऑफ माइनस ए नेट बाई आर टी। K1 हो जाएगा A1 e की पावर ऑफ माइनस ऑफ EA1 बाई आर टी। और ये जगह A2 e की पावर ऑफ माइनस EA2 बाई आर टी। तो होता क्या है कि तुम्हारे पास यहाँ पे ऐसा लिख रखा है कि E1 और E2 आर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और डिसअपीयरेंस ऑफ ए अगर उसका ई डैश है तो फिर कैसे करेंगे। तो अब होगा क्या इसमें कि आप इसका जो एक्सप्रेशन है उसको लाने के लिए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो कि टाइम टेम्परेचर के साथ जैसे टेम्परेचर बदलूंगा तो इक्वल टाइम बदलता है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये तो कांस्टेंट इसको मानते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ए बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये तो पूरा पूरा ऐसे ही हो जाएगा ना, माइनस EA नेट बाई आर टी। और बाहर क्या आ जाएगा, माइनस EA एन बाई आर, है ना, ऐसे कुछ होगा ना। और अगर मैं इसमें देखूं तो ये भी हो जाएगा A1 अंदर हो गया माइनस EA1 बाई आर टी, ई की पावर ऑफ माइनस EA1 बाई आर टी, प्लस सेकंड वाला A2 हो जाएगा माइनस ऑफ EA2 बाई, टी नहीं आएगा ना बाहर, ओके टी नहीं आएगा यहाँ पे, बाई आर, e की पावर ऑफ माइनस EA2 बाई आर टी। टी स्क्वायर भी आएगा क्या, आर टी बाहर की तरफ आर टी स्क्वायर आएगा। अच्छा, वो टी स्क्वायर सब में आएगा क्योंकि वो कह रहे हो E बाई आर टी के ना, टी की पावर -1 होगा और वो टी स्क्वायर आएगा ऐसा। ओके, आर टी स्क्वायर सब में आएगा। ठीक है, तो
अब यहां पे देखोगे ना तो ये बेटा क्या आ जा रहा है, ये देखो ये टर्म क्या है, ये वाला, ये तो K1 हुआ ना, और RT स्क्वायर कैंसिल्स आउट, अगर मैं इसको हटा देता हूं, और ये हो जाएगा पूरा पूरा K1 EA नेट इक्वल टू K1 EA1 प्लस K2 EA2। हाँ, ये K नेट होगा, K नेट होगा। ओके, तो K नेट, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नेट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, K1 EA1 प्लस K2 EA2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। इसको याद भी रखना, आप थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको लिखवा दिया गया, ये अगर कभी कोई क्वेश्चन आ भी जाता है, मान लो कोई दो रिएक्शन तुम्हें दिख देगा, पैरेलल वाली रिएक्शन, इसका कह देगा 10 किलो जूल पर मोल है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसका 20 किलो जूल पर मोल है, और कह देगा नेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालो, तो आप ये इसका जो रिजल्ट है वो भी थोड़ा याद रखेंगे कि ये ऐसा रहता है, ठीक है। देन उसके बाद आपने पूछा था S2 का 8 नंबर में क्या है, अच्छा ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ओके। तो स्लोप गिवन है इसमें, ln k और 1/t का ग्राफ है, तो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं 8 नंबर में, तो बेटा ln k इक्वल टू ln a माइनस EA बाई RT, और ये ले रहे हो तुम y एक्सिस पे, ये ले रहे हो x एक्सिस पे, और यहां पे देखो आप स्लोप निकाल सकते हो, तो स्लोप से मुझे EA बाई R मिल जाएगा, नहीं तो ये हो क्या जाएगा माइनस EA बाई R इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, 3.6 अपॉन 0.6 आ रहा है, ओके हाँ 0.6 कितना आ रहा है, ये 6 आ रहा है ना, आपने असाइनमेंट देख लिया ना, y2 माइनस y1, माइनस आया क्या, इधर नेगेटिव आएगा क्या, ओके तो ये EA बाई R, अच्छा ये 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड भी है ना, ये इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा ना, नहीं होगा क्या, अच्छा यूनिट किस में, यूनिट तो लिखा ही नहीं कुछ भी, अच्छा R के हिसाब से अपन देख लेंगे जो भी होगा, नहीं तो ये EA तुम्हारा हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया यहां से, और EA हो जाएगा, अगर मैं कैलोरी में करूं तो 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 10 की पावर 3, यानी 12 किलो कैलोरी है ये, है ना, स्लोप से निकाल लिया। अब इसमें क्या कह रहा है कि तुमसे अबव रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हुआ, ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, क्योंकि लिखा है ना कि यही रिएक्शन है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवाई जाती है 300 केल्विन पर, तो रिएक्शन प्रोसीड्स विद सेम रेट एज विदाउट कैटलिस्ट एट 400 केल्विन, तो यहां पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है विदाउट कैटलिस्ट एट 400 केल्विन, और 300 केल्विन पर आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालना है, व्हाट अमाउंट कैटलिस्ट हैज डिक्रीज्ड EA, और सेम रेट लिखा है ना, तो की सेम होगा, तो ये 300 केल्विन पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद कैटलिस्ट, ये मुझे निकालना है, समझ रहे हो ना, तो कैसे निकाल सकते हैं, मेरे पास एक्सप्रेशन है ln k इक्वल टू ln a माइनस EA बाई RT, अब दोनों की स्पीड सेम है, तो दोनों का k सेम हो गया, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। अब मेरे पास यानी हो के जाएगा EA बाई R, EA बाई T ऑफ विदाउट कैटलिस्ट इक्वल टू EA बाई T विद कैटलिस्ट, तो विदाउट कैटलिस्ट वाला है 12 किलो कैलोरी डिवाइड बाई टेम्परेचर कितना 400, कैटलिस्ट है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी जब टेम्परेचर कितना है 300, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद कैटलिस्ट कितना जा रहा है 9 किलो कैलोरी, तो क्या करना था मुझे, डिक्रीज निकालना है ना, डेल्टा EA निकालना है, तो 3 आ जाएगा, ठीक है, क्या आंसर दिया हुआ है, हाँ अच्छा देखो फिर मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया हो सकता है, फॉर एनी एलिमेंट्री रिएक्शन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज मेड, इफ द अबव रिएक्शन, ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है, इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट 300 केल्विन, नहीं ये तो ठीक ही है, जो ग्राफ गिवन विदाउट कैटलिस्ट वाला नहीं होगा क्या,
थोड़ा लैंग्वेज ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग बस सोचो इसके बारे में थोड़ा सा। इसमें ये कह रहा है कि यही रिएक्शन जो ऊपर लिखी है, जब वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है 300 केल्विन पर, तो इसका मतलब ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो विदाउट कैटलिस्ट रही होगी, है ना। इफ द अबव रिएक्शन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ऊपर वाली रिएक्शन जब कैटलिस्ट के साथ होती है 300 केल्विन पर, तो रिएक्शन की स्पीड जो है वो विदाउट कैटलिस्ट 400 पे है। पर लैंग्वेज उतना साफ नहीं है ना। अबव रिएक्शन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना, है तो यही फिर यही चीज। 8 नंबर हुआ, फिर उसके बाद 14 बोला है, 13 हो गया, 14। अच्छा ये वाला रेडॉक्स आप लोग का फेवरेट टॉपिक, 11th क्लास नहीं हुआ। 14 नंबर समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलो देखो 14 नंबर देखो, 14 और 18 दो बच रहा है। ऑनलाइन में कुछ पूछा है क्या बच्चे ने कुछ? ओके 14 नंबर देख लो। एक रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट है AN प्लस, वो AN+4 में कन्वर्ट होता है। रेट कांस्टेंट इसका कन्वर्जन का निकालना है, K निकालना है तुम्हें, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि A जो है वो N+ पे है और A कन्वर्ट हो रहा है N+4 पर, ऐसे ही लिखा है ना कुछ, ठीक है। और इसका हमें इसका K निकालने की वही होता नहीं, टाइट्रेशन करते हैं, कोई रिएजेंट ऐड कर देते तो किसी से रिएक्शन करे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ऐसे हम लोग NaOH और कौन सा था KMnO4 वाला हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज किया था, वैसा कुछ लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर है और कन्वर्जन, इसका K निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, स्टार्ट वैसे ही करते से हर बार करते हैं। इसका A है, फिर ये कुछ समय के बाद ये A-X होगा, ये X होगा। मेरे को K निकालना है, मतलब 1/T ln A/A-X निकालना है ना, करना तो यही है। अब वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट कंज्यूम्ड इज 0 टाइम पे 30 ml और 10 मिनट्स पे 45 ml। अच्छा ये कह रहा है कि जो AN+ है वो किसमें कन्वर्ट होता है रिएजेंट के साथ? AN-2 में। तो क्या मैं इसका फैक्टर निकाल सकता हूं? कितना आ रहा है? 2, है ना। और बेटा जो प्रोडक्ट है N+4 वो किसमें कन्वर्ट हो रहा था? AN-1। तो इसका इनफैक्टर कितना आ रहा है? 5। दोनों का इनफैक्टर अलग अलग है रिएजेंट के साथ। तो एक बात बताओ, टाइम 0 पे क्या मिलेगा उसे? केवल A। तो इक्विवेलेंट ऑफ दिस कंपाउंड यानी A इंटू इसका इनफैक्टर कितना? 2। जो रिएजेंट ऐड हुआ, मान लो उसकी मोलारिटी M है, तो M इंटू रिएजेंट का इनफैक्टर जो भी होगा इंटू वॉल्यूम कितना यूज हो रहा है? 45। ऐसे लिखा है ना, 30 ml, सॉरी 30 ml। और टाइम T पर ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, तो इसके इक्विवेलेंट प्लस इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू, मोलारिटी तो वही होगा, रिएजेंट वही है, और वॉल्यूम कितना? 45। अब मेरा A में किसी तरह से A और A-X निकालना, दो इक्वेशन से ना। तो अगर मैं रेशियो ले लूं तो नहीं आएगा, फायदा नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, देखो 2A को, है ना, इसको 2A को लिख देते पूरा पूरा, समझ रहे हो ना। ये क्या हुआ? 2A + 3x हुआ ना। तो 2A क्या हो गया? मोलैरिटी इंटू N फैक्टर इंटू 30 प्लस 3x, 5x और -2x, ठीक है, इक्वल टू मोलैरिटी इंटू N फैक्टर इंटू 45। तो बेटा 3x कितना हो गया मेरे पास? देखो 15 इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी इंटू N फैक्टर इंटू 15, तो 5 हो गया इधर से आके ना। तो x हो गया मोलैरिटी इंटू N फैक्टर इंटू 15, और A कितना था? 5 हुआ, ओके 5 हुआ, ठीक। और A कितना था? मोलैरिटी इंटू N फैक्टर इंटू 15, ठीक। यहां पुट कर देंगे तो K इक्वल टू 1/T, टाइम देख पे कितना लिखा है वहां पे? 10 मिनट लिखा है क्या? ओके 10 मिनट लिखा है। A कितना हो गया? मोलैरिटी इंटू N फैक्टर इंटू 15 अपॉन A-X,
हाँ, तो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इंटू 10, ठीक है, 3/2 यही आएगा, ठीक है, ln 3/2, ठीक है, देख लेना, एन फैक्टर रिमेन सेम, ठीक है, चलो। फिर इसके बाद पूछा आपने आखिरी वाला 18 नंबर, वेपर डेंसिटी, चलो देख लो, वो भी देख लो, 14, 18, तो देख लेते हैं इसको, मैं राइट हैंड साइड को रख कर रहा हूं, है ना, वही क्या होगा, नोट कर ले, नोट करना होगा। तो ये क्या है, वेपर डेंसिटी वाला, रेस कैसी थी, टफ है कि इजी थी? इजी थी, 13 नंबर है ना, टाइम, चलो अच्छा, ये क्या करना था, 18 नंबर देखते हैं, पहले इसको सीट खत्म करते हैं, कम से कम ये सीट तुम्हारी खत्म होगी पूरी ना, तो लाना आपको अगली सीट लाना पड़ेगा अगली बार से, तो इसको तो खत्म कर देते हैं। तो बेटा एक रिएक्शन दे रखी है, ए गिव्स यू 2b, ए गिव्स यू 2b, अब कह रहा है वेपर डेंसिटी ऑफ सिस्टम इज डिटरमिन्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वेपर डेंसिटी दे दिया है, रिएक्शन है स्टार्ट विद प्योर ए, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेपर डेंसिटी दिया है डिफरेंट टाइम पर और प्योर ए से स्टार्ट किया टाइम पर वेपर डेंसिटी, ऑर्डर निकालना है ना, ऑर्डर निकालना है, तो हम क्या करें, जैसे टाइम 0 पर वेपर डेंसिटी मोलिकुलर वेट बाई 2, तो हम इसके ए मोल मान लेते, करते वैसे स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वैसे ही करना शुरू करते हैं, ये a माइनस एक्स हुआ, ये 2x हुआ नहीं, और बेटा हमारे पास स्टार्टिंग का वेपर डेंसिटी कितना है, टाइम 0 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी ना, 84, तो ये मॉलिक्यूलर वेट किसका आ गया, रिएक्टेंट का ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए आ गया, ठीक है ना, ये 84 है, स्टार्टिंग में तो यही था, ठीक है, अब हम यहां से इक्विलिब्रियम पर टाइम टी पर वेपर डेंसिटी फिर से गिवन है, वेपर डेंसिटी m एवरेज बाई 2 हो जाएगा, और m एवरेज निकाल सकते हैं a प्लस एक्स, ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, ओके, तो अब बेटा हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं, टाइम कितना बोल रहा है, 10 मिनट ना, 10 मिनट के बाद देखते हैं, टाइम 10 मिनट में क्या कह रहा है तुमसे कि मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, अब हमारे पास 35 का मतलब डबल 70, तो m एवरेज का फॉर्मूला याद है तुम्हें क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है, तो देखना ध्यान से, m एवरेज कितना हुआ 70 नहीं, और टोटल मास कितना लेके चले थे, 84 ग्राम एक मोल का मास था, आप ए मोल लेके चले थे, वही तो कन्वर्ट होगा ना, मास तो कंजर्व ही रहता है, तो ए इंटू 84 ये मास लेके चले, अपॉन टोटल मोल्स कितने हो गए, ए माइनस एक्स प्लस 2x, ए प्लस एक्स हो गया, ठीक है, अब इसी से कुछ x निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, एक मिनट देख लेते हैं, ए प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स इक्वल टू ए इंटू 42/35, सही कर रहा हो ना, तो x कितना हो गया देखो, 35 है नीचे, ठीक है ना, तो x कितना हो गया देखो, a/5 आ रहा है x, ठीक है, a/5 आया, 10 मिनट में x आ गया, और मुझे a पता है, एक टर्म में a/5 आ गया, और एक और टाइम दे रखा है कौन सा, 20 मिनट में कितना वेपर डेंसिटी है 30, तो यही पे कहता हूं टाइम कितना 20 मिनट में, 20 मिनट में वेपर डेंसिटी है 60 है ना, इसका डबल इक्वल टू a इंटू 84 अपॉन a प्लस एक्स, अब देखो कितना आएगा, जैसा x निकालो कोई भी, कितना 2a/5, ठीक है, तो जो हो जाएगा ना, इक्वल टाइम इंटरवल में 10 मिनट था, फिर 10 मिनट में इक्वल अमाउंट रिएक्ट कर रहा है, पहले a/5 रिएक्ट किया, फिर वापस a/5 रिएक्ट किया, तो जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर या हिट एंड ट्रायल से कर लो, 2 बार के निकाल लो, है ना, के की वैल्यू सेम आएगी, दोनों तरीके से कर सकते हो, है ना, तो तुम ये देख लो, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट रिएक्ट कर रहा है, उस कॉन्सेप्ट को देख लो, या नहीं आया तो हिट एंड ट्रायल से कर लो, 2 बार के निकाल लो, ए पता है तुम्हें, ए माइनस एक्स रख के कर लेना,
है ना, आंसर सेम आएगा। करके दिखाऊं क्या जीरो ऑर्डर में? हो जाएगा ना। तो अब रेस देख लेते जल्दी से, तो तुम्हारी सीट और कुछ पूछना है किसी को? तो रेस नंबर 13 भी देख लेते हैं, टाइम नहीं लगेगा मेरे ख्याल से उसमें। ओके देखते हैं भाई, रेस नंबर 13 और मैं देख लेता हूँ, आंसर भी देना है ना आपको, आंसर मेरे पास ही होगा। कहाँ मिलेगी रेस, किस में रखी थी? रेस नंबर 13 कांटेक्स पे बेस्ड है पूरा, है ना। ओके ऑलमोस्ट लगभग उसी पे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, ठीक है, लिक्विड में भी कुछ है। पहले का आंसर क्या आ रहा है? हाँ सी आ रहा है, सही है। पहले का आंसर है सी, दूसरे का आंसर है बी, थर्ड का आंसर है ए, हाँ ए सी डी, ठीक है, 3 आंसर दिए हुए ए सी डी। फोर्थ का आंसर है, फोर्थ में क्या था क्वेश्चन, एक मिनट रुको, हाँ बी डी दोनों दिया है, बी कॉमा डी। 5 का आंसर क्या दिया है? डी लिखा है मेरे पास। 6 का आंसर है ए, 7 का आंसर है बी, 8 का आंसर है सी, 9 का आंसर आ रहा है ए, और 10 का आंसर 6.93, 6.93। बताओ कुछ पूछना है इसमें? थर्ड वाला, थर्ड में कोई पर्टिकुलर पार्ट? ओके देखना बच्चों, थर्ड वाले में कौन सा पार्ट पूछा था आपने? कोई पर्टिकुलर पार्ट पूछना है? ओके तो बहुत बड़ा है ना। आंसर तो है आपके पास ए सी डी, है ना। जैसे मतलब मान लो ए करना है, तो रेट का फॉर्मूला क्या हो गया? आर इक्वल टू के ए की पावर एन। तो 2 बार रेट और 2 बार कंसंट्रेशन लिया हुआ है ना इसने, तो हम क्या करेंगे? R1 इक्वल टू के A1 की पावर n और R2 इक्वल टू के A2 की पावर n, इसका रेशो ले लेंगे। R2 बाई R1 इक्वल टू A2 बाई A1 की पावर ऑफ n, फिर लॉग ले लेंगे। तो ऐसे करना है आपको हर एक पार्ट को, ठीक है ना, आ जाएगा। ऐसे मान लो तुम्हें डी ऑप्शन देखना है, तो डी ऑप्शन में क्या है, केवल इसी को ले लो, लॉग ले लो, आर बाई के लेके इधर लॉग ले लिया, LMA आ जाएगा ऑर्डर, ठीक है, ऐसे ही करना था। थ्योरी में आते हैं, ठीक है, एडिशनल भी रहने तो बहुत टाइम हो जाएगा, वरना फिर थ्योरी नहीं होगी बिल्कुल भी, अगले क्लास में देख लेंगे। तो वरना फिर थर्मो की सीट से तो कुछ चालू हो ना, वरना फिर क्या करोगे अगली क्लास में आप? हाँ रिलैक्स तो नहीं करवाएंगे, है ना, कुछ ना कुछ दे देंगे आपको एडिशनल, एडिशनल आज काइनेटिक्स का एडिशनल दे देता हूँ मैं, आप उसको कर लेना, ठीक है। सॉलिड कर दूं? ठीक है सॉलिड कर इसको, चलो सॉलिड कर देता हूँ। ओके तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जहां तक किया था, अरे फिर ऐसे बहस पिछली बार की तरह चालू हो जाएगी, कल खत्म ही नहीं होगी वो, है ना। तो दोनों दे देता हूँ, दोनों के 5-5 क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन, है ना, वो कर दूंगा वो, अगर ठीक है। चलो देखो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे, एक बार मैं याद आता हूँ जल्दी से। और सबसे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स, ओपन क्लोज्ड आइसोलेटेड इंटेंसिव एक्सटेंसिव, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन में 2 प्रॉपर्टीज आपको खास तौर से याद रखनी पड़ती है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ चेंज इन स्टेट फंक्शन इज 0 और ए से डी जाने थे 5b माइनस 5a। एक प्रॉपर्टी है जो हमें यूज करने हैं फॉर्मूला डिराइव करने में, जो हम अगली क्लास में यूज करेंगे,
और एक प्रॉपर्टी है यूलर थ्योरम, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कोई स्टेट फंक्शन है कि नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है। ठीक, फिर हम लोगों ने प्रोसेस देखे थे, डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, काफी नाम पता ही था। मेनली हमें पढ़ना था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस में आप एक कंटेनर के ऊपर जो सैंड पार्टिकल रखे हैं, आप धीरे धीरे वन बाय वन अगर सैंड पार्टिकल्स को रिमूव करोगे और इन्फिनाइट टाइम में एक्सपेंशन या कंप्रेशन कराओगे, तो वो प्रोसेस कराता है रिवर्सिबल। वो इन्फिनाइट टाइम इन्फिनाइट स्टेप में होने वाला प्रोसेस है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। जबकि अगर आपने कंटेनर के ऊपर रखा हुआ है बड़ा ब्लॉक, 9 एटीएम का ब्लॉक लिफ्ट किया और विद इन लिमिटेड टाइम आपका जो एक्सपेंशन या कंप्रेशन जो भी करवा रहे हो वो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि लिमिटेड टाइम में हो जाता है और एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है। दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए थे। रिवर्सिबल में आप पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल ले सकते हो न्यूमेरिकल के लिए, इरिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल नहीं ले सकते। लेकिन इरिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल को कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि जब एक्सपेंशन हो रहा है तो बाहर का प्रेशर, जैसा मैंने डायग्राम बनाया तो उसमें 180 का 180 में मेंटेन रखा था। और रिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल वेरिएबल होता है, वो लगातार बदलता रहता है। फिर हम लोगों ने उसके बाद देखा था पॉइंट जो हमारा आया था कि आपका पीवी इक्वल टू एनआरटी कैन बी अप्लाइड एट ऑल पॉइंट्स इन रिवर्सिबल, जबकि इरिवर्सिबल में केवल स्टार्टिंग और एंड में पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हो, जब पिस्टन मूव करेगा तो नहीं लगा सकते। और उसके साथ हम लोगों ने ये भी कहा था कि ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ ड्राइविंग फोर्स पाथ रिमेन सेम एंड पाथ चेंजेस, उसको ग्राफिकली भी समझा दिया था कि कैसे वो पाथ आपके बदल जा रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंशन कंप्रेशन में। और अगर कोई ग्राफ बना हुआ है, अगर तुम्हें प्रॉपरली सॉलिड ग्राफ दिखाई पड़ रहा है, तो उसका मतलब वो ग्राफ रिवर्सिबल का होगा, रिवर्सिबल मान के ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोगों ने प्रोसेस देख लिया, अब हमें एनर्जी देखनी है। थर्मोडायनेमिक्स 1 में कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो है क्या, हम लोग इस पार्ट में 4 एनर्जी पढ़ने वाले हैं, है ना। और थर्मोडायनेमिक्स 2 में 2 एनर्जी, HUGS और PVT, सॉरी HUGS और वर्क एंड हीट, ये 6 एनर्जी है, HUGS और वर्क और हीट। तो हम लोग इस थर्मो में पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी H, इंटरनल एनर्जी U, और हीट और W, हीट और वर्क। गिब्स फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी वो थर्मोडायनेमिक्स 2 में अपन डिस्कस करेंगे, उसको हम लोगों ने सेपरेटली कर दिया है। तो हम लोग पहले ये 4 एनर्जी और इनका इंटर रिलेशन वगैरह सब पढ़ते हैं इस पार्ट में लेके। तो हम लोग वन बाय वन अब करना क्या, हम लोग आइसोथर्मल आइसोबारिक इससे पहुंचेंगे, लेकिन एक बार हर एक एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन पॉइंट्स वो लिख रहे हैं जो हमें हर जगह पे यूज करना है। तो हेडिंग डालो, important energy terms involved in thermodynamics 1, important energy terms involved in thermodynamics 1, important energy terms involved in thermodynamics 1। पहला है बेटा वर्क, वर्क ब्रैकेट में लिखना W, स्मॉल w से हम लोग जनरली डिनोट करते हैं, है ना। पाथ फंक्शन को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, वैसे बुक में कैपिटल भी लिख देता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है ना, कि आप छोड़ दो क्वेश्चन W कैपिटल लिखा है तो, है ना, तो वो नहीं करना है कुछ भी, लेकिन हाँ ऐसा दिखाते हैं। अब बच्चों उसमें मैं 5-6 पॉइंट लिखवा रहा हूँ, और काफी पॉइंट्स आपको मालूम भी हैं क्योंकि आपने थर्मो फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं। पहला पॉइंट बच्चों ये है कि वर्क एक पाथ फंक्शन है, यानी आप घूम फिर के अगर वापस इसी जगह पे लौट के आ जाओ तो आप ये नहीं कह सकते कि वर्क जीरो हुआ, अपने वर्क वहां पे किया है कुछ भी इस तरह का। तो वर्क पाथ फंक्शन है, इसलिए उसका साइक्लिक इंटीग्रल जीरो नहीं होगा। ठीक, सेकंड पॉइंट साइन कन्वेंशन होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना। तुम लोग फिजिक्स में पढ़ते हो वो पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब एक्सपेंशन, गैस वर्क कर रही है, गैस एक्सपैंड हो रही है, तो तुम लोग फिजिक्स में पढ़ते हो उसे पॉजिटिव, हमारे यहां पर वो नेगेटिव लेते हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव है और ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है ना। तो उसको अपन देखते हैं, 2 पॉइंट लिखते हैं, फिर और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट लिखो, वर्क इज अ पाथ फंक्शन, पहला पॉइंट लिखो, वर्क इज अ पाथ फंक्शन, वर्क इज अ पाथ फंक्शन, हेंस वर्क इज अ पाथ फंक्शन, हेंस मैं लिख रहा हूं यहां पे साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ चेंज इन वर्क इक्वल टू जीरो नहीं होता, है ना।
नहीं होता, नहीं होता। तो साइक्लिक इंटीग्रल ये 0 नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, साइन कन्वेंशन। तो उसमें पहला सब पॉइंट लिखना, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम आए तो उस केस में आप जो W होगा उसको आप नेगेटिव लोगे, है ना। कभी क्वेश्चन है वर्क डन बाय द सिस्टम है और जो भी वैल्यू है उसको आप नेगेटिव लोगे क्वेश्चन में। इसी तरह से वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो उस केस में जो W की वैल्यू है उसे पॉजिटिव लेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज 30 जूल, ऐसा लिखा है। तो जब तुम क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन में तुम लैंग्वेज थोड़ा ना लिखोगे, वहां तो तुम्हें W यूज करना पड़ेगा। जब तुम W लिखोगे तो क्या लिखोगे इसको, -30 जूल। क्वेश्चन में अपन ने साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस लेना है, बाय द सिस्टम अगर लिखा है। और इसी तरह से वर्क डन ऑन द सिस्टम, कुछ वैल्यू गिवन है अगर, जैसे मान लो 60 किलो जूल है, 60 किलो जूल, तो W की वैल्यू आप +60 किलो जूल लोगे। W की वैल्यू +60 किलो जूल लेते हैं, है ना। तो ये थोड़ा साइन कन्वेंशन तुम्हारे फिजिक्स से ठीक अपोजिट है। उसका रीजन भी है। रीजन ये होता है कि सपोज करो, जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, मान लो यहां पे कोई पिस्टन लगा हुआ है, यहां पे गैस है, ठीक। अब गैस है और कोई पर्सन है, वो इस पे वर्क कर रहा है, मान लो उसको पुश कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो होता क्या है कि उनका, फिजिक्स वालों का और हमारा जो ऑब्जर्वर है वो अलग अलग है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि जब गैस पे वर्क हुआ तो गैस को एनर्जी मिली, तो हम, हमारा जो रेफरेंस है वो गैस है और उनका रेफरेंस ये पर्सन है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जब गैस पे वर्क हुआ तो गैस की एनर्जी बढ़ी, तो हमारे लिए वो पॉजिटिव है। और इसने वर्क किया, इसका एनर्जी लॉस है, तो वो नेगेटिव है उनके लिए। समझ रहे हो ना, ऑब्जर्वेशन अलग है। हमारा तो केमिस्ट्री में क्या है, गैस और रिएक्शन सबसे काम है, तो हम इस पे फोकस कर रहे हैं और वहां पर इस पे फोकस करते हैं, इसलिए थोड़ा सा आंसर में अलग है। मेथड वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह वैसे ही करेंगे अपन, साइन के उल्टे रहते हैं अपन दोनों के, ठीक। तो ये हमने लिख लिया है। तो ये दोनों पॉइंट हुए पहले तो। तीसरा पॉइंट बच्चों आता है कि एक्सप्रेशन ऑफ वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो भी आपको आइडिया है ही, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। सी पार्ट है एक्सप्रेशन ऑफ वर्क, एक्सप्रेशन ऑफ वर्क, ये रख दो लेफ्ट हैंड साइड क्या, तो साइक्लिक इंटीग्रल नॉट इक्वल टू 0 और ऑन द सिस्टम पॉजिटिव वर्क W लेंगे, बाय द सिस्टम नेगेटिव। देखना यहाँ पे ऐसा, वैसे तो तुम्हें फॉर्मूला सीधे याद रखना है, लेकिन एक बार अगर हम देखें तो मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर पे ये पिस्टन लगा हुआ है और मान लेते हैं एक एक्सटर्नल फोर्स इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम मान लेते हैं A और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V1, इनिशियल वॉल्यूम इज V1। अब इसको प्रेशर की वजह से, इसके फोर्स की वजह से ये पिस्टन कुछ समय के बाद मान लेते हैं थोड़ा नीचे आ गया, यहां पे था पहले, फिर वो नीचे की तरफ शिफ्ट होके मान लेते हैं यहां पे आ गया, ठीक है। और यहां पे फोर्स वैसा ही लग रहा है F एक्सटर्नल, तो इसका वॉल्यूम V2 मान लेते हैं, ठीक। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही रहेगा A, और मान लेते हैं ये डिस्टेंस ट्रेवल किया dx लेंथ, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F एक्सटर्नल डॉट dx, ठीक। और हम क्या करेंगे इसमें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं
ये क्या हो गया, प्रेशर, तो P एक्सटर्नल और एरिया इनटू चेंज इन वॉल्यूम यानी dV, तो W ये रहा हमारे पास, ठीक है। और अब आगे क्या करते हैं कि अगर ये फोर्स जो है बाहर से लगने वाला ये वेरिएबल है, इफ F एक्सटर्नल इज वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करेंगे P एक्सटर्नल डॉट dV, लिमिट कहां से कहां, V1 से V2, ठीक। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, मान लो एक समय के लिए कि P एक्सटर्नल मान लेते हैं कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये होगा V2 माइनस V1। अब जरा हम अपने एक्सपेरिमेंट देखते हैं, हमारे हिसाब से जो हमने किया है कंप्रेशन के लिए पूरा ये समझाया है आपको, तो P एक्सटर्नल बाहर V2 माइनस V1 और V2 की वैल्यू कम है, V2 इज लेसर देन V1, तो नेगेटिव आने वाला है मेरा, और ये नेगेटिव है, हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक नेगेटिव साइन टू मेंटेन साइन कन्वेंशन, हम नेगेटिव साइन बाहर लेंगे, शायद फिजिक्स में नहीं लेते होंगे, ठीक है। तो मेंटेन साइन कन्वेंशन, आप भी सोचते होगे कि अगर सेम ही ले लिया तो क्या चला जाता, नहीं, टेंशन खत्म हो जाती बहुत हद तक, है ना। इंटीग्रल V1 टू V2 P एक्सटर्नल डॉट dV, ये बेटा फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, अल्टीमेटली इस बॉक्स को याद रखेंगे, आपको पता ही है, W इक्वल टू माइनस इंटीग्रल V1 टू V2 P एक्सटर्नल डॉट dV, ठीक है। P एक्सटर्नल होता है, P एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं, शायद मेरे ख्याल से PdV बताते होता है, PdV, लेकिन होता P एक्सटर्नल है, अंदर का नहीं लेंगे, P एक्सटर्नल। और उन्होंने PdV क्यों बताया, उसका भी रीजन है, क्योंकि वो रिवर्सिबल प्रोसेस की बात बताते हैं आपको, तो रिवर्सिबल में तो P एक्सटर्नल P इंटरनल क्या होता है, सेम, तो इसलिए वो काम चल जाता है उनका, है ना, तो वो इसलिए वो आपका प्रॉब्लम नहीं आई वहां पर। अच्छा, ये फॉर्मूले में आप ध्यान देना, कहीं पे भी मैंने ऐसा नहीं बोला कि बहुत धीमे धीमे पिस्टन को नीचे लाएं या बहुत फास्टली लेके आ रहे हैं, तो कुछ फॉर्मूले, थर्मोडायनेमिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें इतने फॉर्मूले हैं और उसके साथ रूल्स हैं, ये यहां लगेगा, यहां नहीं लगाना है, तो बहुत कम फॉर्मूले हैं थर्मो के अंदर जो यूनिवर्सल टाइप के, आप कहीं भी लगा दो आंसर आएगा, तो उसमें से एक ये भी फॉर्मूला है, ये आप वर्क के लिए अगर आपको P और dV की वैल्यूज पता है तो आप हमेशा लगा सकते हो, चाहे आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, पॉलीट्रॉपिक, कोई प्रोसेस हो, ये आपको आंसर दे देगा। तो एप्लीकेबल इन ऑल केसेस, एप्लीकेबल इन ऑल केसेस, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इररिवर्सिबल, तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, और दो चार क्लास बाद थोड़ा अपन नोट्स वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, अभी तो है ना, तो वो स्टार्टिंग ही है, जब बहुत थोड़े फॉर्मूले बढ़ जाएंगे तो फिर उस वक्त देखते हैं कैसे क्या आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा बहुत सारी चीजें, तो ये सब जगह एप्लीकेबल है वर्क का ये बेसिक फॉर्मूला, कोई प्रोसेस आए, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, रिएक्शन, फेज चेंज, आपको कुछ डेटा मालूम है तो आप लगा सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ ना, तो पहला पॉइंट क्या था, पाथ फंक्शन, दूसरा साइन कन्वेंशन, और थर्ड है ये एक्सप्रेशन वर्क का। फिर हम लोग चौथे पॉइंट में आते हैं, आप नोट कर लो पहले, उसके बाद तो आज हम लोग मेरे ख्याल से वर्क और हीट ये दो पूरे कंप्लीट कर पाएंगे अगर हम स्पीडली चलते रहे तो, है ना, क्योंकि वो टाइम लगता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, वर्क तो कम है, हीट में काफी कुछ और चीजें बढ़ जाती हैं, सीपी सीवी ऐसा ऐसा कुछ चीजें काफी आती है। सीट से दो चार मिलेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आज तो, थर्मोस 1 से अगली क्लास में आ जाएगा, फिर अगली क्लास चालू हो जाएगा। ओके, तो ये बेटा आपने लिखा यहां तक का। फोर्थ पॉइंट क्या मैं बता रहा हूं, देखो जब न्यूमेरिकल आएगा ना, तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम क्या आती है, जब वर्क के क्वेश्चन करोगे तो नॉर्मली 90% क्वेश्चन में पी जो होता है एटमॉस्फेयर या बार में मिलता है, एटमॉस्फेयर या बार में मिलेगा, वॉल्यूम लीटर में या ml ऐसा कुछ मिलेगा, और जबकि वर्क क्या है, एनर्जी, तो एनर्जी तो तुम्हें जूल या कैलोरी में चाहिए होती है ज्यादातर,
तो इसका इंटर कन्वर्जन बता रहा हूं कि होगा क्या ना, अगर तुम्हें प्रेशर हमेशा मान लो एटीएम में लिखा है, अब एटीएम को तुम कन्वर्ट करोगे एसआई यूनिट में तो मुश्किल आ जाएगी। तो इंटर कन्वर्जन यूनिट क्या होता है मैं बता रहा हूं। 1 ATM लीटर कभी भी आए, आप क्वेश्चन को एटीएम लीटर में सॉल्व कर देना, फिर कन्वर्ट कैसे करना वो समझा रहा हूं। एक एटमॉस्फेयर मतलब कितना पास्कल होता है? 1.01325 10 की पावर ऑफ 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं नहीं। तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट किया, लीटर है तो मीटर क्यूब में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो बेटा कितना हो जाएगा देखोगे तो 101.325 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर क्या हो गया? जूल। तो आपको ये याद रखना है कि एटीएम लीटर में सॉल्व करके 101.325 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सीधे जूल में आ जाएगा। ठीक है ना। दूसरा पार्ट जो हुआ हमारा इसमें कि अगर बार लीटर आ जाए, क्वेश्चन में बार है, प्रेशर बार में दे रखा है, तो क्या होता है 1 बार कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है? 10 की पावर 5। ये नहीं होता बार में, है ना, खाली इतना आता है। और आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 100 जूल। तो आप सीधे सीधे 100 जूल लिख के उसको याद रखना, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना तो सीधे एटीएम मीटर में सॉल्व कर देना और 101 से मल्टीप्लाई कर देना, तो जल्दी होगा। अदरवाइज आप कन्वर्जन में लग जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। और अच्छा, जो पिछली क्लास में था प्रेशर वाला वो मैंने डिस्कस किया था, लेकिन बहुत आंसर मुझे मिला नहीं उधर से। लेकिन मुझे मतलब मैंने सोचा ना उसमें गड़बड़ी क्या हो रही है। ऐसे हम जब डिस्कस कर रहे हैं इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो हम ये बोल रहे हैं कि डेंसिटी है लिक्विड की, हमने आधा किया और डेंसिटी वैसे की वैसी रह गई, है ना। या हम कह रहे हैं कि मास है सब्सटेंस का 500 ग्राम मास है और हमने उसको आधा किया और वो आधा हो गया, ऐसा कुछ। प्रेशर है, गैस का प्रेशर है 1 ATM है, आधा करेंगे तो गैस का प्रेशर तो 1 ATM का 1 ATM ही रहेगा। मतलब प्रॉपर्टी जो है वो तो पहले से तुम्हारी कुछ डिफाइंड है ना। जैसे मैं 50 ग्राम सब्सटेंस बोल रहा हूं, लिक्विड में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि क्या आप लिक्विड का प्रेशर बोल सकते हो? गैस का प्रेशर बोल दे, कंटेनर में गैस है और उसका प्रेशर 25 ATM है, अब मैंने पार्टीशन किया तो क्या होगा? लेकिन मैं कह रहा कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, अब लिक्विड का प्रेशर क्या बताओगे तुम? कोई स्पेसिफाइड नहीं है ना, आप कैसे पार्टीशन करके बात कर लोगे? जो प्रॉब्लम आ रही थी, और सर तो बताया फिजिक्स में, लेकिन वो अपने से मैच नहीं कर रहा, कुछ अपना सच बता रहे थे। मुझे क्या लग रहा है जो वहां प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं उसकी कुछ स्पेसिफाइड वैल्यू तो होती थी ना हमेशा। जितनी प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो स्पेसिफाइड वैल्यू है, आप पार्टीशन कर रहे हो फिर चेक कर रहे हो। प्रेशर ऑफ लिक्विड की स्पेसिफाइड वैल्यू कहाँ है? वो तो वेरिएबल है ना टॉप टू बॉटम। तो हम कैसे उसको आधा कर दे और बोल रहे कि यार आधा है तो इतना हो जाएगा, तो वो बात नहीं वहां पे बन नहीं रही है। ठीक है ना, क्लियर है ना। एक दूसरा और कंफ्यूजन था जो एक ऑर्डर पे था ना, कि ऑर्डर चेंज होता है विद चेंज इन टेम्परेचर। तो उसमें ये है रीजन कि जैसे मैं टेम्परेचर बदलूंगा तो रिएक्शन कंडीशन बदलती है, और रिएक्शन कंडीशन बदलेगी तो हो सकता है उसकी मैकेनिज्म बदल जाए रिएक्शन की जब प्रोसीड कर रहा है। जैसे मैंने कैटलिस्ट ऐड किया, तो कैटलिस्ट ऐड करने से हमेशा ऑर्डर तो बदलता ही है, तो वैसे ही टेम्परेचर बदलने से ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वहां मे बी चेंज। तो लॉजिकल है कि भाई मैकेनिज्म बदले, और मैकेनिज्म बदलेगा तो फिर वो ऑर्डर में चेंज आएगा। ठीक। एक कंफ्यूजन और था 0.4 1.4 वैंडरवाल गैस, तो दोनों आंसर सही थे उसके, है ना। 0.4 पे 1.4 भी, है ना। वो 0.4 का अपन निगलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो किसी ने आपने रेज किया था लेकिन किसी बच्चे ने लगाया नहीं था 0.4 आंसर, तो वो फिर ज्यादा कुछ हुआ नहीं। मतलब आंसर भी तो वही है लेकिन उसके आंसर दोनों ही थे, 0.4 भी हो सकता था 1.4 भी हो सकता था। जो वैंडरवाल गैस का क्वेश्चन था किसमें आया हुआ पेपर में अपने ना, तो 3 थे। क्लियर है ना तीनों। तो प्रेशर को तो अपन ने वो कहना गलत है कि आप स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं बोल रहे प्रेशर की, तो कैसे आप उसको आधा करके बोल लो कि आधा रह नहीं रह गया, क्या बोलोगे उसमें? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स खत्म हो गए अपने, है ना। और कुछ तो बचा नहीं पीछे का। तो ये हो गया हमारा ये वाला पॉइंट, है ना। अब 5वां पॉइंट आते हैं अपन लोग।
ये 4 पॉइंट हुए। पांचवा पॉइंट देखना बच्चों, अब जब तुम न्यूमेरिकल करोगे ना, तो न्यूमेरिकल में प्रोसीड कैसे करना है वर्क को लेके, देखो ध्यान से देखना फिर नोट करना। W इक्वल टू माइनस इंटीग्रल P एक्सटर्नल इंटू डीवी, V1 से V2। दो तरह के केसेस आएंगे तुम्हारे पास, एक रिवर्सिबल का और एक इरिवर्सिबल का। जब क्वेश्चन रिवर्सिबल का है और इरिवर्सिबल का है तो दोनों की अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। रिवर्सिबल में क्या करना कि P एक्सटर्नल को हम क्या ले सकते हैं, P इंटरनल, और अंदर नॉर्मली 95% केसेस में आइडियल गैस होगी, वैसे कुछ भी हो सकता है लेकिन 95% केसेस में आइडियल गैस होगी। तो P गैस, बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर सेम लेंगे वर्क निकालते वक्त, तो हम यहां पर वर्क में लिख देंगे माइनस इंटीग्रल P गैस dV, लिमिट V1 से V2। अच्छा, क्योंकि यहां पे dV है तो क्या कर देंगे, इसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ nRT बाई V dV, लिमिट V1 से V2। ठीक है, आपने किया है। अगर आइसोथर्मल हुआ तो T बाहर R बाहर, जब गैस एक्सपैंड होगी तो मोल थोड़ा बदल जाएंगे अंदर के, तो NB बाहर, N बाहर, R बाहर, T बाहर, ln V2 बाई V1। ये पढ़ा ना तुम लोगों ने, तो वो रिवर्सिबल का पढ़ा था, मैंने कहा तो लोग रिवर्सिबल पढ़ाते हैं। अगर क्वेश्चन इरिवर्सिबल का है तो क्या मैं P एक्सटर्नल को P इंटरनल ले सकता हूं क्या, नहीं, इस तरह से नहीं करेंगे। बट दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, P एक्सटर्नल क्या होता है, कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो W की वैल्यू माइनस P एक्सटर्नल बाहर निकाल के इंटीग्रल V1 से V2 dV, फिर आगे जैसा कहेगा वैसा प्रोसीड कर देते हैं। तो अप्रोच ये डिफरेंट रहती है। रिवर्सिबल आएगा तो इसकी जगह पे अंदर का प्रेशर रखते हुए फिर आगे प्रोसीड करते हैं। इरिवर्सिबल आता है तो P एक्सटर्नल को अंदर का प्रेशर नहीं रख सकते, लेकिन हम कांस्टेंट मान के बाहर निकालते हैं और फिर करते हैं। रीजन बीइंग पता ही है क्यों हमने ऐसा किया। ठीक है, नोट कर लो ये अगला पॉइंट, इस तरह से हमें करना है क्वेश्चंस को। तो वर्क में 6 पॉइंट्स हैं, 5 हो चुके आपके, एक पॉइंट और रह गया बस समझाना, फिर हीट में आते हैं जब दोनों में केस करके। सारे एसी बंद कर दिए तुम लोगों ने क्या, पंखा चल रहा है? ठीक है, अब सही लग रहा है आप लोगों को, गर्म नहीं लग रहा क्या? एसी में यही प्रॉब्लम है, तुरंत ठंडा लगता है तुरंत गर्म लगता है ना, तो ये प्रॉब्लम रहती है। चलो लिखा सबने यहां तक का? हाँ चलो नोट करो। बच्चों अगला केस आता है पांचवा, छठा पॉइंट जो हमें लिखना है वो ये है कि वर्क जीरो कब हो सकता है। किसी प्रोसेस में वर्क जीरो कब होगा, दो केस हो सकते हैं, या तो आइसोकोरिक हो, वॉल्यूम में चेंज ही ना हो, डीवी जीरो तो जीरो जाएगा। दूसरा होता है कि पी एक्सटर्नल जीरो होके गैस का एक्सपेंशन हो जाए, मतलब एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। अगर बाहर वैक्यूम है तो कंप्रेशन तो हो नहीं सकता, तो इसको बोलते हो, आपको शायद मालूम होगा, फ्री एक्सपेंशन। फिजिक्स में शायद आया हो, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, और उसमें वर्क डन जीरो लिया जाता है, क्योंकि उसमें पी एक्सटर्नल क्या होता है, जीरो फ्री एक्सपेंशन में, और आइसोकोरिक में डीवी जीरो। तो ये दो केसेस में वर्क डन जीरो होगा। तो इसमें अगला पॉइंट लिखना नोट करने के बाद, नेक्स्ट पॉइंट है वर्क इन्वॉल्व्ड इन अ प्रोसेस, वर्क इन्वॉल्व्ड इन अ प्रोसेस। अगला पॉइंट है बच्चों, वर्क इन्वॉल्व्ड इन अ प्रोसेस will be zero, work involved in a process will be zero if पहला सब पॉइंट इसका, पहला सब पॉइंट
केस ऑफ रिजिड कंटेनर, केस ऑफ रिजिड कंटेनर, ब्रैकेट में लिख लो आइसोकोरिक प्रोसेस। केस ऑफ रिजिड कंटेनर आ जाए ब्रैकेट में आइसोकोरिक प्रोसेस। और बी पार्ट केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन ब्रैकेट में लिखना एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। तो गैस फ्रीली एक्सपैंड हो रही है, मतलब बाहर का प्रेशर जीरो रखते हुए गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसको हम लोग फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं और उसमें वर्क डन जीरो होता है। दो केस में वर्क डन जीरो होगा। तो बड़ा 6 पॉइंट कौन कौन से हुए? 5 पॉइंट जो कितने पॉइंट्स हैं? पहला साइन कन्वेंशन, वर्क डन बाय द सिस्टम W नेगेटिव, ऑन द सिस्टम W पॉजिटिव। दूसरा साइक्लिक इंटीग्रल नॉट इक्वल टू जीरो। थर्ड पॉइंट वर्क का फॉर्मूला माइनस इंटीग्रल P एक्सटर्नल dV है ना, P एक्सटर्नल dV V1 टू V2। अगला पॉइंट 180 लीटर 101 जूल, 1 बार लीटर 100 जूल, 101 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या हुआ हमारा कि ये अगर रिवर्सिबल प्रोसेस आएगा तो एक्सटर्नल को इंटरनल करते हुए आगे बढ़ेंगे, और अगर इरिवर्सिबल आएगा तो उसको कांस्टेंट मान के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जितने भी डेरिवेशन होंगे इसी तरह से बढ़ते हैं हम लोग आगे। और लास्ट पॉइंट क्या था जो कॉमन पॉइंट है कि वर्क जीरो कब हो सकता है? फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस और फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। पॉइंट्स याद रखेंगे। एक दो न्यूमेरिकल करते हैं जल्दी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे हीट की तरफ। सिंपल से कुछ फॉर्मूले बेस्ड, फॉर्मूला क्या आपको एक ही फॉर्मूला पता है ना, तो एक दो क्लास बाद आएंगे फॉर्मूले, लेकिन थोड़ा स्टार्ट तो कर ही दे। देखो कैलकुलेट वर्क इन्वॉल्व्ड, कैलकुलेट वर्क इन्वॉल्व्ड, कैलकुलेट वर्क इन्वॉल्व्ड when gas is expanded from, when gas is expanded from 3 meter cube to 5 meter cube, gas is expanded from 3 meter cube to 5 meter cube against external pressure of, against external pressure of 10 की पावर 2 पास्कल, 10 की पावर 2 पास्कल, हाँ। और बी पार्ट, बी पार्ट मैंने ए पार्ट दिखाया था क्या? लिखा था, ओके। अगेंस्ट ए पार्ट था 10 की पावर 2 पास्कल, और बी पार्ट लिखो अगेंस्ट वेरिएबल प्रेशर ऑफ, against variable pressure of, against variable pressure of, मैंने लिखा यहाँ पे P equal to 10 plus 5V, ये लिखा हुआ है P equal to 10 plus 5V पास्कल। लिख लेना आप P equal to 10 plus 5V पास्कल। करो, बहुत सिंपल सही है, एक ही फॉर्मूला है अभी तो उसी हिसाब से दिया है। हाँ, आपका ये P एक्सटर्नल डॉट dV है V1 से V2। तो पहले पार्ट में आपका 3 से 5 मीटर क्यूब है ना, 3 to 5, एक्सटर्नल प्रेशर कितना था? 100, ठीक है। और ये तो कांस्टेंट तो बाहर ही हो जाएगा, कर ही लिया होगा तुम लोगों ने। 100 इंटू 5 माइनस 3 है ना, यूनिट ध्यान देना, ये हो गया पास्कल मीटर क्यूब, है ना। तो पास्कल मीटर क्यूब का मतलब हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, न्यूटन मीटर आ गया, तो -200 जूल, है ना। ऐसे ही आ गया सीधे सीधे, ठीक है ना। यूनिट देख लेना, पास्कल है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उधर मीटर क्यूब था तो न्यूटन मीटर, ठीक। और बेटा सेकंड पार्ट ये वेरिएबल प्रेशर है, तो वर्क डन इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 10 plus 5V dV वेरिएबल प्रेशर, एंड लिमिट स्टेज फ्रॉम 3 to 5, तो माइनस ऑफ 10V प्लस
5 इंटरेस्ट पढ़ा दिया ना आप लोग को थोड़ा थोड़ा सा 3 to 5 11 में पढ़ चुके हो तुम लोग. ओके ओके ओके. तो 5/2 इंटू 5² माइनस 3² ना, तो कितना आता है ये वैल्यू? -60 आ रहा है. ठीक है, पास्कल मीटर क्यूब में आएगा, जूल आता है इसके सीधा. ठीक है ना. तो फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ कहता कुछ खास तो था नहीं. ठीक है, आगे बढ़ा जाए. लिखते हैं हेडिंग हीट. हीट ब्रैकेट में क्यू. हीट ब्रैकेट में लिखेंगे क्यू. देखना बच्चों, होता क्या है इसमें, मैं 2-3 पॉइंट पे बता देता हूं आपको, फिर लिखवा दूंगा. पहला पॉइंट वही है कि हीट अगेन इज अ पाथ फंक्शन. तो अगर आप कोई प्रोसेस में जा रहे हो, ए से बी, बी से सी और सी से वापस ए पे पहुंच गए, तो साइक्लिक इंटीग्रल हीट का जीरो नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि ये एक पाथ फंक्शन है. सेकेंड पॉइंट, साइन कन्वेंशन. हीट गिवन बाय द सिस्टम, है ना, यानी बाय द सिस्टम ने हीट निकाली, यानी क्या हो गया? एक्सोथर्मिक. क्या लेंगे? नेगेटिव. और हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव. मतलब बाय द सिस्टम नेगेटिव लेना, वर्क में भी यही था. वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, हीट गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव, दोनों में ऐसा ही है. ठीक, 2 पॉइंट हुए. फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे. हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? दिए गए सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, जो भी दिया गया सब्सटेंस, है ना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है. और मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल का, है ना. मैं लिखवा दूंगा, स्टेटमेंट्स क्लियर हो जाएगा. तो पहले इतना लिख लेते हैं, 3-4 पॉइंट, फिर और भी पॉइंट्स हैं इसमें. तो पहला पॉइंट लिखो, हीट इज अ पाथ फंक्शन. हीट इज अ पाथ फंक्शन. हीट इज अ पाथ फंक्शन. हेंस साइक्लिक इंटीग्रल हीट का चेंज जो है नॉट इक्वल टू 0, है ना. तो ये साइक्लिक इंटीग्रल 0 नहीं होगा. दूसरा पॉइंट, साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन, फिर उसमें वही पहला सब पॉइंट इसके अंदर, हीट गिवन बाय द सिस्टम. हीट गिवन बाय द सिस्टम. अगर हीट गिवन बाय द सिस्टम आए तो क्यू को तुम नेगेटिव लेना. क्यू इज टेकन एज नेगेटिव. और हीट गिवन टू द सिस्टम, तो उस केस में क्यू को पॉजिटिव लेते हैं. हीट गिवन बाय द सिस्टम आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये एक्सोथर्मिक हो गया और ये क्या हो गया? एंडोथर्मिक, है ना. इससे भी आप सोच सकते हो. ये तो पता ही है, एंडो में डेल्टा एच पॉजिटिव लेते हैं और एक्सो में डेल्टा एच नेगेटिव लेते हैं, उसी हिसाब से सोचिए, एक्सो एंडो. ठीक, ओके, ये 2 पॉइंट हुए. फिर कुछ टर्म्स में डिफाइन करता हूं, वही हीट कैपेसिटी. हालांकि आपको मालूम होगा, एक बार लिखवा देता हूं डेफिनेशन इन सबकी. लिखो हेडिंग हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी. पॉइंट तो ऐसे 2 ही रहने दो, फिर हीट कैपेसिटी में सीधे आता है. पॉइंट रहने दो, हेडिंग लिख दो हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी बेटा, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं. सी से, है ना. आप लोग भी शायद फिजिक्स में भी सी से करते थे कि, है ना. सीपी सीवी तो मोलर होता है, सीपीएम सीबीएम. तो हीट कैपेसिटी शायद सी से ही दिखाते हैं. इसमें लिखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर. amount of heat required
to raise the temperature of given amount of substance, amount of heat required to raise the temperature of given amount of substance by 1 degree centigrade, by 1 degree centigrade. और देखना यहां पर, मान लो कि मुझे एक ब्लॉक का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 50 जूल हीट लगी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 50 जूल, तो इसकी हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी 5। तो क्या होता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने की जो हीट रिक्वायर्ड है तो 50/10। तो एक्चुअल में क्या है, जो हीट है वो ऊपर आ रहा है और चेंज इन टेम्परेचर नीचे। तो उस हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है Q/dt, है ना। जो जितनी हीट लगी वो ऊपर और कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ बिकॉज ऑफ दैट हीट वो नीचे। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लेना C = Q/dt, उसी कॉन्सेप्ट से C = Q/dt, जहां पे Q इज अमाउंट ऑफ हीट, मैं कहता हूं यहां पे Q इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise temperature by dt amount, जहां पे Q amount of heat है, Q is amount of heat required to raise temperature by dt amount। ठीक है, dt से अपन ने उसको इंक्रीज किया। फिर लिखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसका सिंबल क्या होता है, एस से दिखाते हैं ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थोड़ा मैं जल्दी नहीं लिखवा रहा हूं, है ना, क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल आएंगे थोड़ा समझ में आएगा वहां पे, तो आपको बस एक इंट्रोड्यूस करना है सारे टर्म से, ठीक है, और साइन क्या होता है, कैसे कैसे करना है, ठीक। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल एस से जनरली दिखाते हैं, ठीक है, स्मॉल एस से। डेफिनेशन वही है कि भैया दिए गए सब्सटेंस में, अब दिया गया सब्सटेंस नहीं, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो इसमें लिखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of substance, to raise the temperature of 1 gram of substance, to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree centigrade, by 1 degree centigrade। तो उसमें भी क्या होगा, मान लो 50 जूल हीट से टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा 5 ग्राम सब्सटेंस का, तो हीट कैपेसिटी निकालनी है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कितना चाहिए, 5 जूल, 5 ग्राम के लिए 5 जूल, तो 1 ग्राम के लिए एक, तो डिवाइड करना पड़ेगा dt से भी और मास से भी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q/m dt, है ना, जहां पे m है मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। फिर तीसरा मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी C और बेस में कितना m, Cm लिखते हैं ना। वैसे तो सिंबल ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपका अगर यहाँ पे केवल C लिख दिया तो अपन हमेशा मानेंगे नहीं हीट कैपेसिटी है, आप यूनिट से देख लेना, मैं लिखवाऊंगा पॉइंट ये भी कि यूनिट को देख के पता लगाना किस हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है, क्योंकि होता क्या है ना, लिखा मिलेगा कि इस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी इतनी है और होगा वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज पर यूनिट, तो यूनिट को देख के हम पता लगा लेते हैं कि किस हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है, लैंग्वेज थोड़ी सी टाइम कर देते हैं वो। तो मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है कि 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, कर लेते हैं इसको, लिखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required
मोलर हीट कैपेसिटी हेडिंग ब्रैकेट में CM लिखा, फिर लिखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance, amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree centigrade, 1 degree centigrade. तो बेटा क्या होगा, वही अगर यहां पे 5 मोल है उसके लिए इतनी जूल लगी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, एम नीचे से डिवाइड हो जाएगा, नहीं CM क्या होता है फॉर्मूला, Q बाई N dt, यहां पे N जो होंगे वो मोल्स है, जितने मोल्स की बात की जा रही है उससे। ठीक है ना। फिर लिखते हैं दो और मोलर हीट कैपेसिटी होती है प्रोसेस डिपेंडेंट, एक होता है CP और एक होता है CV, उसके भी इंपॉर्टेंस काफी है तो अपन लिख लेते हैं, हेडिंग डालना प्रोसेस डिपेंडेंट हीट कैपेसिटी, हेडिंग है प्रोसेस डिपेंडेंट हीट कैपेसिटी, प्रोसेस डिपेंडेंट हीट कैपेसिटी, प्रोसेस डिपेंडेंट हीट कैपेसिटी। तो इसका पहला सब पॉइंट है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ब्रैकेट में सिंबल लिख लेना इसका CPM, ऐसा लिखा मिलता है CPM, या केवल CP लिख सकते हो आप, यूनिट अगेन यूनिट को थोड़ा ध्यान देना क्या क्या दे रखा है उस हिसाब से, CPM। ठीक, इसमें होता क्या है कि अगेन वही है कि भाई एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो हीट रिक्वायर्ड होगी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इतना बड़ा लैंग्वेज के बजाय मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसमें लिख लो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, लिखवाऊंगा पूरा डेफिनेशन। अब तो हेडिंग ही हो गई ना, तो हेडिंग ही हो गई, तो लिखवा दो स्टेटमेंट क्या, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर। फॉर्मूला क्या होगा, CP है तो यहां पे कांस्टेंट प्रेशर की हीट होगी QP बाई N dt, है ना, QP बाई N dt, CPM इक्वल टू QP बाई N dt, बस वो जो लास्ट वाला फॉर्मूला इसमें कांस्टेंट प्रेशर की हीट हो जाएगी। फिर एक और अगला भी लिख लेना बी पार्ट इसका, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैसे लिखोगे इसको, ब्रैकेट में CVM, ठीक है CVM, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आप समझ सकते हो, क्या हो जाएगा QV बाई N dt, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट कैपेसिटी, QV बाई N dt। तो बच्चों अब है क्या, जो तुमने हीट कैपेसिटी पढ़ी है ना, आपको ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ये 5 फॉर्मूले थे, 2 इधर और एक पहला भी था C वाला, C था Q बाई dt। ठीक, ये 5 फॉर्मूले को जो आपको याद रखना है वो इस तरह से मत याद रखना, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें हीट कैपेसिटी निकालने को नहीं बोलेगा, क्वेश्चन में क्या निकालने को बोलेगा, हीट, हेडिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हीट, तो तुम्हें ये हीट निकालने को बोलेगा। तो जो तुम्हें याद रखने का तरीका होगा मैं बताता हूँ क्या करना है, 5-6 पॉइंट लिख रहे नोट करके इसमें, तो नोट करके पहला पॉइंट लिखना, नोट करके पहला पॉइंट है आप याद रखोगे फॉर्मूला Q इक्वल टू C dt, है ना, दूसरा फॉर्मूला Q इक्वल टू MS dt, फिर Q इक्वल टू N CM dt, याद है ना, ये तो फॉर्मूला याद होंगे, MS dt N CM dt करते हो ना, फिर QP इक्वल टू N
सीपी डी टी, क्यू वी इक्वल टू एन सी वी डी टी। तो आप फॉर्मूले इस तरह से याद रखोगे हीट के टर्म में, ठीक है, क्यू के टर्म में Q इक्वल टू एम एस डी टी, एन सी एम डी टी, एन सी पी डी टी। क्वेश्चन में आपको हीट निकालने को बोलेगा, ना कि मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये फॉर्मूले इस तरह से रखो आप। इनके यूनिट्स पे थोड़ा ध्यान देना। ये C जो है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन। S की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर ग्राम केल्विन ना। हो सकता है किलोग्राम है तो मास किलोग्राम में ले लेना, ग्राम है तो मास किलोग्राम में ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, जूल पर मोल केल्विन, और ये भी जूल पर मोल केल्विन वाले ही हैं, सीपी और सीवी भी है ना। तो यूनिट का ख्याल रखना, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं यूनिट कई बार क्या करता है, लिख देगा हीट कैपेसिटी और होगी वो मोलर हीट कैपेसिटी। तो आप यूनिट को देख लेना कि पर मोल है क्या, तो फिर मोल से मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर बच्चों दूसरा पॉइंट तुम्हें जो याद रखना है इन हीट कैपेसिटी को लेके, वो ये होता है कि देखो हम ये कह रहे हैं, सेकंड पॉइंट में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी हीट कैपेसिटी है सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर बदलने से बदलेगी। इसमें एग्जांपल देता हूं, सपोज करो एक आयरन का ब्लॉक है, उसका टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड करने में जो हीट लगेगी, उस आयरन के ब्लॉक का टेम्परेचर 85 से 86 डिग्री सेंटीग्रेड करने में क्या सेम हीट लगेगी, 25 से 26 और 85 से 86 डिफरेंट हीट होती है रिक्वायर्ड। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बदलेगा ये हीट कैपेसिटी सारी बदलती है। तो या तो तुम्हें दिया गया हो C एज अ फंक्शन ऑफ T, तो हम इंटीग्रेशन करके निकालेंगे, और अगर नहीं दिया है तो हम कांस्टेंट भी मान लेते हैं। ऐसा आपको मालूम होगा CV 3R/2 5R/2 डायटोमिक मोनोटोमिक गैस का होता है, तो मान लेते हैं कांस्टेंट। वैसे सारी की सारी हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, लेकिन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर नहीं दे रखा है तो हम उन्हें कांस्टेंट मान के करेंगे। तो सेकंड पॉइंट लिखो, ऑल हीट कैपेसिटी are temperature dependent. All heat capacity are temperature dependent, but for problem solving they are considered to be constant. But for problem solving they are considered to be constant, comma, if not specified otherwise. If not specified otherwise. तो अगर नहीं दे रखा है कुछ आपको कि ये भाई इसको C को ये ले लो, ये लेना है, तो हम उन्हें कांस्टेंट मान के अपने हिसाब से कर भी सकते हैं, ठीक है। जिन जिन के हमें पता है, जैसे मोनोटोमिक गैस का 3R/2 होता है CV CP, उनकी पता है तो ठीक है, नहीं पता तो गिवन ही होगी, वरना तो होगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। ये दो पॉइंट हुए। और तीसरा पॉइंट है, आपको मालूम होगा आइडियल गैस के लिए CP माइनस CV क्या होता है, R। CP माइनस CV कितना होता है, R। एक्चुअल में इसका डेरिवेशन थोड़ा सा आप डिटेल में नहीं जाना है, हल्का सा बता देता हूं कैसे होता है। CP माइनस CV का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, CP माइनस CV इक्वल टू T टाइम्स ऑफ del P बाई del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू del V बाई del T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये फॉर्मूला जो है, अगर आप मतलब इतना आएगा R ही, आपको वही याद रखना है R, लेकिन ये होता यही फॉर्मूला है, इससे वो डिराइव किया जाता है। तो होता क्या है कि हमारे पास, जैसे मैं अगर आइडियल गैस की बात करूं, कि मैंने पहले बोला कि अपने सिलेबस में 95% क्वेश्चन आइडियल गैस में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो फॉर आइडियल गैस हम अगर पहले टर्म को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो del P बाई del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम देखें, ये क्या हो जाएगा, del बाई del T, ये क्या हो जाएगा, nRT बाई V, है ना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे V बाहर हो जाएगा, nR बाहर, तो क्या होगा ये nR बाई V। तो बेटा ऐसे ही मैं अगर del V बाई del T भी देखता हूं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो क्या हो जाएगा, nR बाई
P। अब मैं पुट कर दूंगा वहां पे, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू T टाइम्स ऑफ क्या हो गया, Nr बाई V इंटू Nr बाई P। और Pv क्या होता है, Nrt। Pv इक्वल टू Nrt, तो Pv Nrt से कैंसिल, क्या रहेगा केवल Nr। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू Nr। ठीक, और अगर मोलर हीट कैपेसिटी है तो 1 लेते हुए मोल Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो ये Cp माइनस Cv इक्वल टू Nr होता है। और अगर मैं मोलर हीट कैपेसिटी लिखूं यानी Cpm माइनस Cvm इक्वल टू R फॉर आइडियल गैस ना, लिखी दिया आपने, आइडियल गैस के लिए होता है। अगर रियल गैस आ जाए तो फिर आपको ये अगेन डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना कोई पूछेगा नहीं आपसे, आइडियल गैस ही मेनली रखना है आप सबको। ठीक है, नोट कर लो इसको। लिखा आप सबने? वो थियोरेटिकल क्लास चल रही है ना, लेकिन एक दो क्लास बाद न्यूमेरिकल होंगे, आपको फॉर्मूले सारे आ जाएंगे ना एक साथ, क्लियर हो जाएगा आपको, 2-3 क्लास आगे चीजें आइडिया हो जाएगा। बस याद रखना, इतना ही रिक्वायरमेंट है, याद करना हर अगली क्लास में पिछले का। ठीक है, वर्क पढ़ा है और हीट अपन डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मूले, फॉर्मूले वो हैं जो बॉक्सेस में हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और एक ये Cp माइनस Cv R पता ही था आपको, उसी को मैंने बस डिराइव कर दिया। ओके, अब होता क्या है कि इसमें 2 पॉइंट और देख रहे हैं अपन, ये हुआ तीसरा पॉइंट हुआ ना आपके नोट्स में, तो चौथा पॉइंट बच्चों ये करना तुम, होता क्या है कि Cp Cv से बड़ा है, Cp Cv से बड़ा है फॉर आइडियल गैस, बाकी सब्सटेंस के लिए बड़ा होता है। तो ऐसा क्यों है, क्या रीजन है कि Cp की वैल्यू Cv से बड़ी है? अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो हमने Cp में क्या किया, एक कंटेनर में 1 मोल गैस लिया, सुनना ध्यान से, 1 मोल गैस लिया, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। इसमें भी 1 मोल गैस लिया, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, दोनों में 1 मोल गैस है, दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ाया गया है। लेकिन बस ये एक ऐसे कंटेनर में जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, ये एक ऐसे कंटेनर में जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो क्यों Cp की वैल्यू Cv से बड़ी है? शायद आपको आइडिया हो, पढ़ा हो फिजिक्स में या कुछ भी। Cp बड़ा क्यों है आखिरकार? सेम प्रोसेस कर रहे हैं, हमने क्या किया, दोनों बार 1 मोल गैस लिया, दोनों में टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करवाना चाह रहे हैं हम, लेकिन इसमें ज्यादा हीट चाहिए मुझे कांस्टेंट प्रेशर पर, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर कम हीट से काम चल जा रहा है। हाँ, इसमें क्या होता है कि जितनी हीट दोगे सारा का सारा उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा। इसमें जो हीट दी जाती है ना, उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहां तो वर्क जीरो होगा कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो सारा का सारा हीट उसमें इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है। यहाँ पे तो इसमें पूरी पूरी हीट इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर बढ़ा देगी। इसमें तो तुम हीट दोगे उसका कुछ पार्ट वर्क में चला जाएगा और कुछ पार्ट उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है ना। मैं आपको समझा देता हूँ, स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, मैं पहले पॉइंट दिखा देता हूँ। मेरे पास 2 कंटेनर हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर समझते हो ना, कि भाई इतने ब्लॉक रख दिए हैं ऊपर, ये कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस हो गया, और एक कांस्टेंट वॉल्यूम का, दोनों में आपने गैस रखी हुई है। ठीक है, ये गैस रखी हुई है, ये कांस्टेंट प्रेशर है, दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, यहां पे वर्क डन जीरो होगा, इसमें जितनी भी हीट दोगे कुछ पार्ट वर्क में जाएगी, कुछ पार्ट हीट में जाएगी। थोड़ा सा मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ड्राइव अगली क्लास में करना है उसको डेल्टा यू के बाद, लेकिन उससे समझा देता हूं। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू,
फिजिक्स में थोड़ा सा साइन उल्टे हैं तो वहां पे डिफरेंट होगा, शायद Q इक्वल टू जो भी होगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं, हमें जो फॉर्मूला याद रखना है ना वो ये है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। अब देखना ध्यान से, कांस्टेंट वॉल्यूम में फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, और W क्या होगा इसमें, 0। तो जितनी भी हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम की सारी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है, उसकी टेम्परेचर बढ़ा रहा है। इस केस में भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। अब क्या होगा, यहां पे कांस्टेंट प्रेशर की हीट है, तो डेल्टा U इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर की हीट प्लस W, और प्रेशर कांस्टेंट है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV, माइनस इंटीग्रल P एक्सटर्नल इंटू dV, और P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन में प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। समझ रहे हो, इसको उधर ले जाओ, तो कांस्टेंट प्रेशर की हीट इक्वल टू डेल्टा U प्लस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो जो हीट दोगे, कुछ पार्ट तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, कुछ पार्ट वर्क में चली जाती है, इसलिए ज्यादा हीट चाहिए होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, आप चाहो तो ये बॉक्सेस बना के लिख लो अलग अलग, है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और फिर मैं स्टेटमेंट लिखा देता हूं अगले पॉइंट। बोलो, मैं टाइम निकाल रहे हो तुम लोग, नहीं घड़ी देख देख के, कोई नया टॉपिक स्टार्ट ना हो, नहीं है ना। ये थोड़ा सा भी बच जाएगा, बहुत टाइम है, नहीं नहीं नहीं, ओके, इसमें स्टेटमेंट लिख लो, इसके बारे में लिखो, फॉर गैसेस Cp ग्रेटर देन Cv, फॉर गैसेस Cp ग्रेटर देन Cv, फॉर गैसेस Cp greater than Cv, comma, because at constant pressure, because at constant pressure, because at constant pressure, heat supplied to system, constant pressure, heat supplied to system, heat supplied to system is converted to work also, heat supplied to system is converted to work also, along with raising temperature of gas, is converted to work also, along with raising temperature of gas, along with raising temperature of gas, गैस का टेम्परेचर के बढ़ाने के अलावा कुछ पार्ट वर्क में भी चला जाता है। नेक्स्ट टाइम लिखना, whereas at constant volume, whereas at constant volume all the heat supplied, whereas at constant volume
all the heat supplied raises the temperature of gas. All the heat supplied raises the temperature of gas as work involved is zero. As work involved is zero. ठीक है, तो ये पॉइंट रहा. ठीक, लास्ट पॉइंट इसका जो नोट करके अपन लिख रहे हैं, अब जो गैसेस है ना उसमें सीपी सीवी से बड़ा होता है. ठीक, सॉलिड लिक्विड में क्या होता है, देखो अगर इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो सॉलिड है, मान लो बिल्कुल एक सॉलिड रखा हुआ है, आप उसको जरा सा हीट करोगे और वो फेस चेंज नहीं करेगा. फेस चेंज नहीं करना है, सॉलिड का सॉलिड रहेगा, लिक्विड का लिक्विड है. तो तुम जब इसको हीट करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो क्या वॉल्यूम पे बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा? क्या नहीं, लगभग नेग्लेजिबल टाइप का होगा. वॉल्यूम में चेंज लगभग नेग्लेजिबल होगा. सॉलिड में आप देखो ना, आप जिस चेयर में बैठे हो वो कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 45 पे लगे तो एक्सपैंड कर जाएगी क्या चेयर तुम्हारी? जो कुछ नहीं होने वाला उस चेयर में. ठीक, तो कुछ नहीं होगा वहां पे. तो यानी कि ये जो टर्म होता है ना, ये जीरो होता है लगभग. तो सीपी और सीवी सेम ले लेते हैं सॉलिड लिक्विड के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो लिखो अगला पॉइंट है, फॉर सॉलिड और लिक्विड, for solid or liquid, as change in volume is very less, as change in volume is very less with change in temperature, with change in temperature, with change in temperature. Hence work involved is negligible. Work involved is negligible. या ब्रैकेट में आप लिख लेना, आपको अगर ऐसे समझना इस फॉर्मूले से तो इससे देख लो, del V by del T at constant pressure tending towards zero होता है ना. वॉल्यूम लगभग कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ये डिफरेंशिएशन जीरो हुआ. इसका मतलब Cp माइनस Cpm माइनस Cvm इक्वल टू जीरो. तो Cp अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Cv अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C आप ले सकते हो. कांस्टेंट प्रेशर की हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट या हीट कैपेसिटी लगभग सेम ली जा सकती है सॉलिड लिक्विड के लिए. गैसेस के लिए Cp Cv में मेजर डिफरेंस होता है, वो हमें देखना होता है. ठीक, तो ये पॉइंट्स हो गए सारे आपके. हीट पाथ फंक्शन है, साइक्लिक इंटीग्रल नॉट इक्वल टू जीरो, given by the system negative, on the system positive, heat capacity, molar heat capacity, specific heat capacity, Q equal to C dt, MS dt, NCM dt, QP NCP dt, NCV dt. ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए. फिर Cp माइनस Cv इक्वल टू R. ठीक, Cp बड़ा होगा Cv से फॉर आइडियल गैसेस और रियल गैसेस. सॉलिड लिक्विड के लिए लगभग सेम ले लेंगे हम लोग. ठीक है, अब इसमें जो होमवर्क है वो मैं बता रहा हूं, पहले हेडिंग लिख लो आप होमवर्क के लिए. लिखो इसमें कैलकुलेशन ऑफ Cp एंड Cv फॉर आइडियल गैस. कैलकुलेशन ऑफ Cp एंड Cv फॉर आइडियल गैस. हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ Cp एंड Cv फॉर आइडियल गैस. और देखो ये Cp और Cv कैसे निकालते हैं आइडियल गैस के लिए. आपको पता है 3R/2, 5R/2, आप लोग कुछ पता है, FR/2 भी कुछ पढ़ते हो तुम लोग शायद, है ना, ऐसा कुछ करते हो. वैसे कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन अगली क्लास में आएगा वो. तो आपको करना क्या है, एक टेबल बना हुआ है अपनी सीट में, थर्मोडायनेमिक्स की सीट में एक टेबल बनी हुई है. किसके पास है सीट थर्मो की? क्या दिखाना मुझे, नहीं है सीट? हाँ देखो, उसमें पेज में बताता है तो मैं उसको आप ड्रॉ करके आया ना, ताकि अपना थोड़ा टाइम बच जाए. उसका रीजन कैसे कैसे आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम रखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह से, वो मैं बता दूंगा आपको. लेकिन आप इसको ट्रेस करके आना तो थोड़ा अपना टाइम बचेगा, क्योंकि तो फिर आपको टाइम लगेगा यहाँ बनाने में उसको. पेज नंबर कितना लिखा है, पेज नंबर 7. पेज नंबर 7 में ये टेबल बना हुआ है. ठीक है, इसको आप ड्रॉ करके लेके आना, है ना. फाड़ के मत चिपका लेना इसको. चाहो तो जिरोक्स करवा के कट करके आप पेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे.
ठीक है, सीट को मत फाड़ देना, और दूसरे बच्चे की सीट लेके फाड़ के उसको चिपका दिया है ना। तो ये ले लो, पीछे पास कर दो। ओके, तो ये अपना होमवर्क है, इसके अलावा आप करोगे, मैं एडिशनल दे दूंगा आज, और अगर ना दूं शाम तक तो कोई मैसेज से डाल देना आप लोग, तो मैं दूंगा काइनेटिक्स का और सॉलिड दोनों दे दूंगा। अभी इमीडिएटली काइनेटिक्स आएगा और सॉलिड तो आएगा, सॉलिड रिवीजन हो जाएगा। दोनों दे दूंगा मैं, सॉलिड के 5 काइनेटिक्स की बस कर देता हूँ, ठीक है ना। तो सॉलिड स्टेट के एडिशनल में 1 to 5 और केमिकल काइनेटिक्स के एडिशनल में 1 to 10 है ना। और इसके अलावा आपके, ठीक है, और लिक्विड सॉल्यूशन का ही बचा हुआ है ना डिस्कशन, उसमें एक क्वेश्चन शायद बच्चे ने पढ़ा तो वो आ नहीं रहा था मेरा, पता नहीं आंसर आप लोगों ने निकाला है तो पता नहीं क्या नंबर था, कोई था जिसमें वेपर प्रेशर भी है और डेल्टा टीएफ भी है, तो सॉल्वेंट फ्रीज हो गया ऐसा करके लिखा हुआ है, इसमें नहीं, वो एडिशनल में था एक क्वेश्चन, वो किसी ने किया हो तो देखना, वो अभी बच्चा पूछा था सुबह, मुझे आंसर नहीं आया था। वो एडिशनल में क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो देखो, लास्ट के 3-4 क्वेश्चन में होगा कोई, इसमें वेपर प्रेशर 760 लिखा है, 700 लिखा है कुछ, 29th वाला, तो 29th वाले का आंसर मैच नहीं कर रहा, मतलब आ नहीं रहा था, 29 नहीं, हाँ 29 शायद, देखना 29 का, हाँ 29 में आंसर एक सुबह ट्राई करता है, देखता हूँ वापस उसको करके। ओके चलो, ये होमवर्क रहेगा, और इसके अलावा तो रेस कर लो एक 14 नंबर, रेस तो हल्की हल्की होती चलती रहेगी धीरे धीरे, है ना, कुछ लोग तो करेंगे नहीं ना, ये तो नहीं भी करते एडिशनल, तो वो रेस तो करें ना, वरना उनको तो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। अच्छा, थर्मो की सीट में कुछ क्वेश्चन अच्छा भी नहीं होगा, वर्क कर कभी नहीं हुआ, चलो अगली क्लास में देखेंगे उसको, ठीक है, इतना कर लो। रेस 14, ठीक है, इतना रिवाइज करके आना, और उस टेबल को लिख देता हूँ, टेबल बनाना है ना, वो टेबल बना देना आप, ठीक है, संडे भी है, फ्री भी हो, कर लोगे, है ना। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।